जिंदगी जिंदगी मेरे घर आना आना जिंदगी जिंदगी। आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपके ही अपने प्रोग्राम जिंदगी के रंग गीतों के संग में, जहां हम मिलते हैं उन खास लोगों से जिनकी जिंदगी संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरक कहानियों से भरी होती है। उनकी बातों के बीच में हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो उनके जीवन की भावनाओं और अनुभवों को संगीत में ढाल देते हैं। तो चलिए, आइए इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ चलिए। जिंदगी जिंदगी। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है रंगमंच की दुनिया का बहुरंगी रंग। मैं आपकी आवाज का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात जिन्होंने शिक्षा, संस्कृति और रंगमंच तीनों क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। वे सिर्फ एक शिक्षक नहीं रहे, बल्कि एक मार्गदर्शक रहे। वे सिर्फ एक निर्देशक नहीं, बल्कि अनेक रंगकर्मियों के प्रेरणा स्रोत रहे। वे सिर्फ एक प्रशासक नहीं, बल्कि संस्कारों और मूल्यों के संवाहक रहे। हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ रंगकर्मी, शिक्षाविद और समाजसेवी श्री मोहनलाल जी गोयल, अध्यक्ष विकल्प नाट्य संगठन। पंजाब की धरती से शुरू हुई उनकी यात्रा शिक्षा के प्रांगण से होती हुई रंगमंच के विराट मंच तक पहुंची, जहां उन्होंने न केवल नाटक किए, बल्कि जीवन को भी एक सार्थक अभिनय में बदल दिया। आज हम उनसे जानेंगे उनकी बचपन की प्रेरणाएं, मंच की यादगार कहानियां, विकल्प की स्थापना और उसकी दिशा, और इस बदलते समय में रंगमंच की भूमिका। तो आइए स्वागत करते हैं आदरणीय श्री मोहनलाल जी गोयल का जिंदगी के रंग गीतों के संग। आज का रंग जो मैं पेश करने जा रहा हूं रंगमंच के ऊपर, मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं, सभी को नमस्ते कहता हूं। दर्शकों, ये रंगमंच की बात है, तो आगे बढ़ते हैं। हम कैसे रंगमंच की बात कर रहे हैं। चलिए गोयल जी, फिर शुरुआत से ही शुरुआत करते हैं। कुछ अपने बचपन के दिनों के बारे में बताइए। परिवार, फैमिली, परिवेश, शुरुआती संस्कारों ने आपके व्यक्तित्व को कैसे आकार दिया, कुछ उसके बारे में हमारे साथ कुछ बातें साझा कीजिए। थोड़ा हमें अपनी पुरानी जिंदगी में एक झलक दिखाइए। मेरा जन्म जो है 1945 में नवंबर में हुआ था, 11 नवंबर को। लेकिन जैसे मेरा जन्म हुआ, उसके 6 महीने बाद मेरे पिताजी स्वर्गवास हो गए। यानी मैंने अपने पिताजी को देखा तक नहीं है, और मैं गांव में था, उनकी शक्ल भी नहीं देख पाया, उनकी कोई फोटोग्राफ भी नहीं थी। ये मेरी कमी रही, लेकिन फिर भी उनके दिए हुए संस्कार आज भी मेरे पास हैं। जैसे हमारा परिवार एक मिडिल क्लास फैमिली से था, लेकिन हमारे परिवार में कुछ जो खास तौर पर मेरे माताजी कहा करते थे पिताजी के बारे में, कि वो दान में बड़ा विश्वास करते थे, अपने साथियों का बहुत ध्यान रखते थे। ऐसा ही मेरा भी अब तक भी जो परिवेश रहा है, उसी में संस्कारों का ये समावेश हुआ, जिसके कारण मैं आज भी थोड़ा बहुत दान पुण्य की तरफ ध्यान रहता हूँ, या थोड़ा बहुत जो भी किसी हेल्प कर सकता हूँ, मैं मदद करने की तैयार रहता हूँ। ये मेरे संस्कार जो मेरे पिताजी ने दिए, जिनको मैंने देखा तक नहीं था। बहुत सुंदर। और ये तो बहुत ही जिंदगी में एक खालीपन सा हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी आप उनके संस्कारों को लेके आगे चलते रहे। तो चलिए थोड़ा सा आगे बातचीत शुरू करते हैं। तो क्या बचपन से ही आपका रंगमंच की ओर झुकाव था, या ये सफर बाद में शुरू हुआ? कुछ इसके बारे में बताइए। मेरा शुरू से ही, जो बचपन में से ही मैं रंगमंच से जुड़ गया, वो इस तरह से जुड़ गया कि उन दिनों में रामलीला आया करती थी। रामलीला के लोग आया करते थे, उनके लिए मैं दिन में तो दाना, आटा वगैरह इकट्ठा करता था, दाल वगैरह इकट्ठी करता था, और शाम को मैं ओ बाबू एक पैसा दे दे, ऐसी एक छोटी छोटी जो गीत, उन दिनों के गीत होते थे, उन पे मैं थोड़ी एक्टिंग करके
लोगों को रिझाया करता था, जिससे मुझे थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता था वो दान कर दिया था। ऐसा मेरा शुरू से रहा। तो बचपन से ही मुझे रंगमंच से जुड़ना पड़ गया। कारण ये था कि इच्छा थी, इच्छा शक्ति थी उस वक्त के मुताबिक जो था उसके मुताबिक मैं करता रहा। यदि रंगमंच से शुरू से जुड़ गया था मैं। अरे तो ये तो बहुत ही जोरदार बात है। आप बचपन से ही मतलब रामलीला के माध्यम से रंगमंच से जुड़ गए, जी जी एक तरह जी से कहूं तो मैं जी। तो कोई जीवन में कोई गुरु, शिक्षक या ऐसी कोई प्रेरक शख्सियत जो आपको अभी भी याद हो या जिनका आपके ऊपर इन्फ्लुएंस हो, कुछ उनके बारे में बताइए बचपन की कोई जी, ऐसे। मेरे गुरु थे, उनका नाम भी मोहनलाल था। मेरा अच्छा। मोहनलाल है, उनका मोहनलाल था। हम्म, और उन्होंने मुझे रंगमंच की बारीकियां बताई। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे स्टेज पे बोला जाता है, कैसे मैं खास तौर पे मैं एलोक्यूशन में बहुत आगे बढ़ गया। यानी एलोक्यूशन से मैं आगे बढ़ गया रंगमंच की तरफ। तो रंगमंच को लाने वाले मेरे गुरु थे श्री मोहनलाल जी। और अच्छा। वो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं श्रद्धांजलि रूप उनको कहूंगा कि उनके कारण ही सब कुछ हूं मैं। रंगमंच के कारण जो भी रंगमंच का मैं कार्य कर रहा हूं उनके कारण ही हूं। चाहे वो थोड़ी उम्र के लिए हम 3-4 साल इकट्ठे रहे, 4 साल, लेकिन 4 साल में भी मेरे जो जितने भी एज ए गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो हमारा बना रहा आखिर तक। बड़ी बात है सर, आप भी आज भी उनको याद कर रहे हैं, देखिए कितनी बहुत बढ़िया बात है। तो एक शिक्षक और बाद में प्राचार्य के रूप में आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई? क्या शिक्षण और रंगमंच साथ साथ चलते रहे? क्योंकि टीचिंग में तो काफी समय भी देना पड़ता है, तो ये कैसे मैनेज करते रहे आप दोनों? ऐसा था सर कि हम्म, शिक्षक के तौर पे मैं बहुत ज्यादा रंगमंच की तरफ झुक गया था। मैं ओके। खास तौर पे मेरी खासियत थी वहां पर, मैं मशहूर था इस बात के लिए कि मोहनलाल गोयल कभी बच्चों का नुकसान नहीं करेगा। हम्म, शिक्षण के लिए मैं रात को ही एक एक महीने का पूरा कैंप लगाया करता था रंगमंच के लिए। तो रात को हम रिहर्सल करते, रात के 1-2 बजे तक बैठे रहते और शाम को उसको बच्चे मुझे छोड़ के जाते घरों में। तो उसके बाद फिर सुबह पे आके फिर पढ़ाया करता था मैं। और अगर मैं बाहर अंदर जाता था, क्योंकि बहुत बार 3-3 4-4 दिन लग जाते थे जब हम कंपटीशन में जाते थे रंगमंच के। तो नाटकों का, खास तौर पे एकांकी नाटकों का पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत चलन था। तो अच्छा। एकांकी नाटकों के कारण मैं बहुत मशहूर हो गया वहां पर। लेकिन 3-4 दिन लग जाते थे, एक बार जाते थे। तो फिर मैं संडे को क्लास लगाया करता था और सभी को समोसा भी खिलाया करता था। इस तरह से मैं समोसे वाला प्रोफेसर बन गया। इस तरह से कहने की बात सही। यह है कि मैंने कभी भी बच्चों का नुकसान नहीं किया एज फार एज शिक्षण इज कंसर्न। शिक्षा को पूरा ध्यान भी देता रहा, लेकिन साथ ही साथ मैं पढ़ाता भी रहा। और पूरा रंगमंच के नाम पे मेरा नाम था सारे दिल्ली, राजस्थान, उसके बाद जयपुर, जयपुर के बाद ये तो अब की बात है, लेकिन उन दिनों में मैं हिमाचल, दिल्ली और पंजाब में खास तौर पे और हरियाणा में, चारों स्टेट्स में मेरा नाम था रंगमंच के लिए। नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है कि आपने कभी अपनी टीचिंग को भी नहीं छोड़ा और बच्चों की भी पढ़ाई का कोई नुकसान किया और उसके साथ में ये भी करते रहे। ये दोनों नामों के बीच में आपने संतुलन बनाए रखा, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो चलिए, इसी संतुलन के नाम पे और आपके इस पैशन के नाम पे, स्टेज से जो आपका प्यार रहा है शुरू से, इसी के नाम पे रुक के हम एक गाने के लिए रुक जाते हैं और एक गाना सुनते हैं बहुत बढ़िया सा। जी जी जी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी।
जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है, जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है, जिंदगी है सफर और बसेरा भी है, जिंदगी है सफर और बसेरा भी है, जिंदगी एक पल दर्द का गाँव है, दूसरा सुख भरी छाँव है। हर नए पल नया गीत है, जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है। गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे, गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे, अपनी आँखों में आशाओं के दीप जलाते रहे। आज बिगड़े तो कल फिर बने, आज रूठे तो कल फिर मने, वक्त भी जैसे एक मीत है, जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। हाँ, तो वेलकम बैक गोयल साहब। तो आप जी। ये बताइए कि आपका पहला मंचन या पहले अभिनय अगर आपको याद है तो बताइए, वो कैसा अनुभव था जब आप पहली बार स्टेज पे गए थे, क्या था वो? वो उस वक्त का नाम था आवाज का नीलाम। यानी आवाज का नीलाम एक आवाज अखबार छपता था उन दिनों में, यानी ऐसा सोचा गया था, ऐसा लेखक ने उसको आवाज दिया था नाम का, अखबार का नाम आवाज रखा था। उसमें नौकर का रोल अदा किया था। मेरे जो सीनियर थे मुझे पिटाई करा करते थे, तुम ऐसे नहीं बोलते, तुम ऐसे नहीं बोलते, तो उस तरह से वो पिटाई मुझे आज तक याद है। और उस वजह से मैं आज रंगमंच में जो मैं नाम बनाया, उस वजह से बनाया। क्योंकि शुरू में जो आदमी सीख लेता है, तो जो सीख मिल जाती है उसके बाद फिर वो कायम रहती है। उसी कायम रहने के कारण ही मैं आज जो थोड़ा बहुत कर पाया हूँ, रंगमंच की सेवा कर रहा हूँ। मेरा आवाज का नीलाम था और नौकर का रोल किया था मैंने शुरुआत में।
ये पहले पहले जो प्लेस थे उनमें इस तरह के रोल्स होते भी काफी थे, मुझे याद है बिल्कुल एकांकी बिल्कुल नाटकों में बिल्कुल पहले होते ऐसे थे। रोल्स बहुत होते थे। कभी वो बिल्कुल कॉमेडी बिल्कुल। करता था, कभी कुछ करता था, कभी कुछ करता था, इस तरह के मुझे आज भी रोल्स उसका डायलॉग याद है एक, थे। अरे अच्छा अच्छा मैं अच्छा। सुनाना चाहूंगा हाँ सुनाइए सुनाइए सुनाइए। कि सेठ और जो अखबार वाला मालिक है उसके हम्म बीच एक चर्चा है। वो हम्म कहता है कि अखबार जो छापता है वो गरीब आदमी है, ज्यादा अमीर नहीं है, लेकिन उस सेठ आदमी का जो कार्य करता है वो संपादक है, और संपादक और सेठ के बीच एक आपस में संवाद होता है हम्म कि गरीब की गुर्बत, गरीब की इज्जत, गरीब की मोहब्बत भी खरीदी जा सकती है सेठ जी, लेकिन आप हमारी उस प्रथा को नहीं खरीद सकते जो आप सोच रहे हो। ऐसी कोई बात हुई थी, मुझे याद आया। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। सही बात। यानी कहने का मतलब गरीब की हर चीज खरीदी जा हर सकती चीज है, कर, हाँ। लेकिन गरीब की इज्जत आबरू जो है वो फिर भी कायम रहती है किसी न किसी तरीके से, चाहे कुछ भी किया जा सके। हाँ, वो उसका स्वाभिमान कायम रहता है, बाकी हर स्वाभिमान, तरह से भले ही बिल्कुल वो कितना बिल्कुल। भी गरीब रहे, बिल्कुल सही जी बात। जी जी। तो अच्छा, आप ये बताइए सर, आपके द्वारा निर्देशित या अभिनीत कौन 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 सा नाटक ऐसा जो है आपको याद रहता है कि यार ये मेरे को बहुत फेवरेट है मेरा, तो ऐसा कौन सा है? मेरे दो नाटक बहुत अच्छे मुझे हमेशा याद रहते हैं। एक तो है बकरी, सर्वेश्वर दास सक्सेना का, अच्छा और दूसरा नाटक था जो कौन नचाए नाच। अच्छा कौन नचाए नाच एक हमारे दोस्त थे, उनका लिखा हुआ है। आजकल वो दूरदर्शन पे बहुत ऊंची चीज है। अच्छा शायद प्रोड्यूसर से भी ऊपर है, रवि जी उनका नाम है। वो अच्छा अच्छा। कपूरथला से बिलोंग करते थे। उन्होंने हम्म लिखा था नाटक कौन नचाए नाच। उसमें हम्म क्या है, जो खास बात तो ये थी कि चाहे हम्म राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे कहीं भी हम्म हो, जनता हमेशा नाचती रहती है, नचाने वाले नचाते हैं। नचना चाहते हैं, अच्छा ये है। और हमेशा ये जनता कठपुतली बनी रहती है। इस वजह हम्म से जनता ही हमेशा पिसती है, कभी किसी हम्म का नुकसान नहीं होता ऊपर वालों का, तो वो वैसे के वैसे रहते हैं, लेकिन हम हम्म। जनता ही हमेशा उनको झेलती है, हाँ चाहे मतलब अच्छा हो ये, चाहे बुरा हो। हाँ वही कठपुतली वाली बात है, नचाने वाला कोई होता है, हम कठपुतली हैं सब लोग। जी जी वही बिल्कुल। आनंद का जो डायलॉग है, बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का मेरे को याद आ गया कि साहब ये भी बहुत ऊंचे राइटर थे, ये इनका बहुत जैसे ऊंचे आपने राइटर थे। बहुत ऊंचे इसमें मैं राइटर। खासियत, जो बकरी नाटक मैंने किया था, उसमें हम्म। बकरी जो बनाया था मैंने लाइव बकरी बनाई थी। एक ओके पतली सी लड़की ओके। ली, और पतली सी लड़की को मैंने उसका वेशभूषा वैसे बनाई। और वो यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में यूथ फेस्टिवल हुआ करता था, उसमें बेस्ट हम्म। एक्टर का अवार्ड मिला था उस लड़की को। अरे वाह वाह वाह, बहुत और बढ़िया। उसके सिर्फ सिर्फ हाव भाव थे, वो हाव हम्म भाव दिखाती थी अपना, हम्म लेकिन बोल तो सकती नहीं थी, म्यां म्यां के अलावा इसको जो हम्म होता है उसका आवाज होती थोड़ी बहुत, लेकिन अदरवाइज उसने कमाल कर दिया था लड़की ने। हाव अच्छा। भाव ऐसे अपने सिर हिलाती थी, जहाँ पाँव को हिलाती थी, जब उसके हम्म साथ कुछ भी होता था, तो वो बहुत अच्छा रहा नाटक वो। और वो अरे बहुत। अभी अभी मुझे याद है उसके, बकरी को क्या पता था मश्क बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वो कुछ ना कहेगी, पानी भरेंगे लोग और वो कुछ ना कहेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, मश्क बन के रहेगी, ये जी जी। शब्द यूज के। हाँ मश्क वो नहीं होता है जिसमें पानी भरते हैं, हाँ, वो पानी चमड़े की, पानी भरते हैं, चमड़ा चमड़े होता की है ना जो होती उसका, है, चमड़े की जो। उसका शरीर हाँ चमड़ा वो होता है जो, उसी में पानी भरते हैं। हाँ वो वही लेके घूमते हैं जिसके जिस, हाँ, हाँ बस वो कुछ नहीं हाँ। कहेगी, वो क्या कहेगा, अरे मश्क क्या कहेगी। क्या क्या गोयल साहब, आपने क्या याद दिला दी, आजकल के बच्चों को तो मश्क क्या होता है ये पता ही नहीं है। नहीं पता, हम बिल्कुल नहीं आप तो पता। बात करते हैं, मश्क देखी नहीं होगी इन्होंने कभी। नहीं नहीं नहीं, आजकल देखी के नहीं होगी बच्चों वाकई। नहीं देखी हो। पहले वो नाली के अंदर चलाते थे उसको, जब हम छोटे थे हाँ तो मुझे बिल्कुल याद है बिल्कुल, सफाई करते बिल्कुल थे। बिल्कुल बिल्कुल वाह बिल्कुल। वाह वाह, क्या पुरानी याद दिला दिया आपने सर। हाँ जी। तो अब जैसे ये सिंहासन खाली है या मीरा जैसी प्रस्तुतियां हैं, ये बहुत बड़े बड़े नाटक है, तो इनसे कोई जुड़ी हुई याद हो तो कोई ऐसी बात हो तो मेरा बताइए। सिंहासन खाली है तो एक नाटक था, नाटक किया हमने, यूनिवर्सिटी में सेकंड आया था उसका। हम्म, लेकिन मीरा जो था उसके साथ मेरी जुड़ी हुई कई बातें हैं। जी। पहली बात,
मीरा के मैंने 25 शो किए ऑल ओवर इंडिया में। अच्छा। और हम जहाँ डीएवी स्कूल की बस ले जाया करते थे, 45 बच्चे उसमें थे, 45 बच्चे, उन सभी बच्चों को मैं साथ जाता था, मैं डायरेक्ट किया था उस प्ले को। और वो नृत्य नाटिका थी। वो नृत्य नाटिका इतनी मशहूर हुई सारे इंडिया में, 25 जगह पर मैंने किया। कोई डीएवी स्कूल कॉलेज जो हमें स्पॉन्सर कर देते थे, लेकिन खास बात ये थी कि मैंने 5 लाख रुपए कमाए इससे, और 5 लाख ही मैंने अलग अलग जगह पर दान कर दिए। जैसे अमृतसर खेला तो अमृतसर वहां पर पिंगलवाड़ा है, वहां दे आए पैसा। जो जहाँ जो जय लुधियाना खेला, जहाँ पूना। एक खास बात मैं इसके बारे में साझी करना चाहूंगा कि मीरा डांस ड्रामा जब किया था, हमारे एक प्रिंसिपल्स कॉन्फ्रेंस होती है डीएवीज की एट पुणे में होना था। तो मुझे कहा गया था मीरा डांस ड्रामा लाना। मैंने कहा कौन लाएगा इतना, मैं यहाँ के राजस्थान के यानी जो लोकगीतों पर आधारित नृत्य होते हैं वो लेके जा रहा था। तो मुझे रास्ते में आ गया, जैसे मैं अभी चढ़ा, जयपुर स्टेशन पे थे हम सब लोग, अभी गए नहीं थे, तो मुझे फोन आ गया कि नहीं मीरा ही लाना आपने। मैं सब बच्चों को उतारा और फिर दोबारा से बस ले गए। 3 दिन में 2.5 दिन में पहुंचे वहां पर, और फिर प्ले किया वहां पर। उस प्ले को गुलजार ने देखा, और एक जो है अपनी नृत्य करती है जिसकी टांग पाँव नहीं है, अच्छा, सुधा चंद्रन। इन दोनों ने देखा, और सबकी आंखों में आंसू आ गए थे उस वक्त। और खास तौर पे जब मैंने मेड़ता और चित्तौड़गढ़ किया, चित्तौड़गढ़ वाले तो लोग मेरे साथ माफी मांगने आए कि सर हम आपसे माफी मांगते हैं, मीरा के साथ बहुत हमने गलत किया। ऐसा एहसास हुआ, ये मुझे एहसास भूलता नहीं है। और मैं मेड़ता में बारिश हो रही थी, खूब बारिश हो रही थी, लोगों ने पानी में खड़े होकर के नाटक देखा। तो इस तरह से ये मीरा के साथ मेरी बहुत ज्यादा जुड़ी हुई बातें हैं सर। बहुत ही बढ़िया सर, ये तो मजा आ गया। तो चलिए, आपके इस मीरा नाटक के नाम पे, और ये जो, अच्छा देखिए, उस जमाने में मेरे को ये लगता है कि इतनी टेक्निक, साउंड इफेक्ट, लाइट इफेक्ट्स वगैरह भी नहीं थे उस जमाने में, तो बहुत बेसिक रूप से नाटक किया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, अब वापस हम शुरू करते हैं अपनी बातचीत। अब आते हैं हम विकल्प नाट्य संगठन के बारे में चर्चा करते हैं। तो विकल्प की स्थापना का विचार कैसे आया, इसके पीछे आपका मूल उद्देश्य क्या था, कुछ इसके बारे में बताइए हमारे को। विकल्प नाटक संस्थान जो था हमारा बना, नाट्य संस्था, वो 4 लोगों ने बनाई थी उस वक्त। ये 1974 की बात है, 1974, यानी 50 साल पुरानी बात है। उस वक्त एक मिस्टर हरि नारायण थे, और अभी भी हैं हमारे साथ, हरिनारायण शर्मा। दूसरे थे राजेश रेड्डी, जो आपके यानी रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर रहे अल्टीमेटली, वो पास। एक मिस्टर थे भटनागर साहब, और एक और थे। 4 लोगों ने मिलके आपस में ये नाटक किया करते थे, यूनिवर्सिटी में खेला करते थे, राजस्थान यूनिवर्सिटी में। उनके दिमाग में आया कि हम चारों को इसको कंटिन्यू रखेंगे, इसलिए नाटकों का काम करेंगे, इसलिए संस्था बन गई ये। और संस्था बनते बनते ये लगातार आज 50 साल पूरे कर लिए इसने, 50 साल से ऊपर भी हो गया। हम अभी पिछले दिनों में 1 मार्च 2025 को हमने इसका 50वां जो है दिवस मनाया गया। और उसमें राजेश रेड्डी को बुलाया गया था और हरिनारायण जी को, दोनों को सम्मानित किया था। और राजेश रेड्डी एक बहुत लेखक भी हैं, कवि भी हैं, नाटककार भी हैं, बहुत मशहूर आदमी है और इंटरनेशनल स्तर का आदमी है। वो उनकी देख रेख में सारा काम किया हमने। राजेश रेड्डी जी का नाम मैंने भी सुना है। तो अब विकल्प किस दिशा में काम कर रहा है, क्या उसकी पहचान किस तरह से बना रखी है? आप कोई मंथली करते हैं, किस तरह से, क्या है? ऐसा है सर। हाँ, इस दिशा में असल में क्या है कि जो हमारी संस्थाएं हैं, ये नाटक की संस्थाएं आर्थिक स्थिति में बहुत कमजोर रहती हैं। सरकार हमें कोई देती नहीं है, लोगों के चंदे के ऊपर, लोगों की जहाँ कंट्रीब्यूशन के ऊपर है, जहाँ आपस में जो मिलजुल के ही काम करते हैं। तो इसलिए कोई रेगुलरिटी तो बन नहीं सकती इसमें।
हाँ, इतना जरूर है कि 2-3 महीने में एक नाटक जरूर हो जाता है। लेकिन इसको मैंने इस बार एज ए प्रेसिडेंट ऑफ नाटक विकल्प नाटक संगठन का प्रेसिडेंट के नाते मैंने इसको दिशा दी है नई। इसमें हमारे कुछ नए जो सदस्य जुड़े हैं वो नृत्य के और गाने में यानी संगीत में बहुत अच्छे हैं। उनका संगीत का कार्यक्रम मैंने 2-3 कर दिए इस वजह से, और उसके अलावा मैंने 2-3 नाटक भी कर दिए। नाटक में और मैं एकांकी की तरफ जाना चाहता हूँ। अब फुल लेंथ की बजाय एकांकी चाहे 2 कर लो या 1 कर लो, लेकिन एकांकी की तरफ जा रहा हूँ मैं। जैसे अभी हमने एक नाटक किया था अंधेर नगरी चौपट राजा के ऊपर, एक छोटा नाटक किया था। ऐसे ही हमने एक अनार वो भी बीमार एक नाटक किया था, वो भी छोटा नाटक था। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि आज एकांकी इसको ज्यादा पसंद करेंगे, तो ज्यादा समय लंबा बैठना दर्शक बैठना नहीं पसंद करते, तो इसलिए एकांकी का ज्यादा रोल होना चाहिए। उस एंगल से मैं इधर काम और नुक्कड़ नाटक का भी थोड़ा सा ध्यान रख रहा हूँ कि जैसे ये हमारा जो अंधेर नगरी वाला प्ले था, इसमें पानी पे ऊपर हमने वाटर के ऊपर दिया था थोड़ा बहुत आइडिया, जो पानी कैसे बचाया जा सकता है। तो उस एंगल से मैं सोचता हूँ कि सरकार से अगर बात की जाए तो नुक्कड़ नाटक कैसे बनाए जाएं, कुछ बातों को लेकर के सरकार से बात की जा सकती है, या किसी मंत्री से बात की जा सकती है, जिसके ऊपर हम नुक्कड़ नाटक करें और उसके साथ संदेश भी दे सकें। लोगों में पानी की कंजर्वेशन के लिए संदेश जाए, तो अगर नाटकों के माध्यम से दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अब इसका मतलब है कुछ चुनौतियां तो है ही। देखिए, विकल्प चलाने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आर्थिक आपने बता ही दिया, कलाकारों की उपलब्धता भी होगी, लोगों पे इतना समय भी नहीं होता होगा रिहर्सल वगैरह के लिए आ पाए। नहीं, इसमें मैंने एक तजर्बा किया। इसमें एक मैंने प्रयोग किया कि हमारे एक मिस्टर प्रेमचंद गांधी जी हैं, ही इज ए वेरी गुड राइटर आल्सो। उन्होंने गाथा बंदनी एक नाटक लिखा। उसके 4 हिस्सों 4 कहानियां हैं उसकी, कि 4 स्त्रियां जो हैं वो शिकार हो जाती हैं, यानी जिसको बोलते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट का। तो उन चारों ने अपने चारों अलग अलग एरियाज में, जैसे एक लड़की है जो ईसाई लड़की है और वो किसी कारण से किसी के साथ लग जाती है और उसका मर्डर कर देती है। उसका कारण सही होता है, कारण जो मर्डर का वो सही है। जैसे एक ग्रामीण क्षेत्र की लड़की है, उसका जो सरपंच है वो उसका दुष्कर्म करता है उसके साथ, उसे मर्डर कर दिया। ऐसे एक मैंने बाबा का रोल अदा किया उसमें, यानी जो जैसे आज के जमाने में बाबा काम करते हैं, उस बाबा का मर्डर हो गया। तो इस तरह से 4 कहानियां थी अलग अलग, लेकिन 4 कहानी के पात्र सबके अलग अलग थे, इसलिए हमारे रिहर्सल की प्रॉब्लम नहीं आई। नहीं अदरवाइज तो इकट्ठा नाटक पूरा 3 घंटे का 2.5 घंटे का करना हो तो बड़ा मुश्किल होता है। एक गाथा बंदी मुझे कुछ याद आ रहा है, आपका अभी हुआ था इसी में, क्या वो भगवंत कौर ने इसी में भगवंत ने इसी में पार्ट किया था क्या? हाँ, इसमें जेलर का रोल अदा किया, सबसे ज्यादा जेलर का। अब याद आ गया मुझे। हाँ जी, हाँ। अरे मैं भगवंत से अभी दूरदर्शन पे जा रहे हैं, दूरदर्शन पे जा रहे हैं अभी। एक उसका एपिसोड हो गया, दूसरा एपिसोड होना है 5 तारीख को, 5 मार्च को उसकी होनी है, यानी रिहर्सल चल रही है आजकल हमारी, शुरू होगी रिहर्सल, आज शुरू हो रही है। तो इस तरह से भगवंत कौर बहुत अच्छी नाटक कर रहा है, अच्छी अभिनेता है, पुरानी है। वो सर हमारे बैंक में भी बहुत नाटक करती थी, क्योंकि मैं तो उसको जाने कब से कह रहा हूँ, उसका भी रेडियो इंटरव्यू करना है, लेकिन आजकल बड़ी कभी इधर चली जाती है कभी उधर चली जाती है, बिजी। बिल्कुल। भगवंत मेरी बड़ी पुरानी मित्री है, एक तरह से हम लोग ने नौकरी साथ साथ की है काफी समय। क्या बात है साहब। तो मेरे को तो विकल्प वो बहुत बोलती थी, अब मेरे को विकल्प के अध्यक्ष ही मिल गए, ये तो मेरी खुशकिस्मती है। मैं विकल्प के नाटक में जा रही हूँ, मैं वहां बिजी हूँ, मैं वहां बिजी हूँ, ऐसे बहुत कहती रहती थी मेरे से। चलिए, तो इसी उस पे हम एक गाना सुन लेते हैं और फिर आगे बातचीत शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। जिंदगी एक नाटक
सबको सलाम करते हैं, हम नाटक में काम करते हैं। जिंदगी एक नाटक है, हम नाटक में काम करते हैं। पर्दा उठते ही पर्दा गिरते ही सबको सलाम करते हैं, हम नाटक में काम करते हैं। जिंदगी एक नाटक है, हम नाटक में काम करते हैं। खेल में कभी बजती हैं तालियां और कभी लोग देते हैं गालियां। खेल में कभी बजती हैं तालियां और कभी लोग देते हैं गालियां। बुरे बनते हैं भले बनते हैं, अपना नाम बदनाम करते हैं, हम नाटक में काम करते हैं। जिंदगी एक नाटक है, हम नाटक में काम करते हैं। एक रंगमंच ये संसार है, छोटा बड़ा हर एक कलाकार है। एक रंगमंच ये संसार है, छोटा बड़ा हर एक कलाकार है। जिंदगानी का इस कहानी का तमाशा सुबह शाम करते हैं, हम नाटक में काम करते हैं। जिंदगी एक नाटक है, हम नाटक में काम करते हैं। चेहरे पे एक चेहरा लगा लिया, लैला मजनू खुद को बना लिया। चेहरे पे चेहरा लगा लिया, लैला मजनू खुद को बना लिया। झूठा सच्चा क्या, बुरा अच्छा क्या, जैसा नाम वैसा काम करते हैं, हम नाटक में काम करते हैं। जिंदगी एक नाटक है, हम नाटक में काम करते हैं। पर्दा उठते ही पर्दा गिरते ही सबको सलाम करते हैं, हम नाटक में काम करते हैं। जिंदगी एक नाटक है, हम नाटक में काम करते हैं।
अच्छा गोयल साहब, तो हाँ जी। आपको क्या लगता है कि आजकल जो एक ये सिनेरियो बन रहा है मंच का, तो युवाओं की रंगमंच के प्रति गंभीरता कम हुई है या इसका रूप बदल गया है? नए बच्चे आ रहे हैं, स्टेज से जुड़ रहे हैं, क्या दोनों दोनों आपको? चीजें हैं साहब, दोनों चीजें अच्छा। हैं। इसमें रंगमंच के प्रति गंभीरता भी कम हो गई है। लोग ज्यादा जल्दी ही रिजल्ट चाहते हैं, हर आदमी परिणाम चाहता है। परिणाम ये, लेकिन रंगमंच आप जानते हो कि ये तो एक ऐसी विधा है जहाँ पर परिश्रम की जरूरत है, जहाँ पर हर तरह से एक तरह का समर्पण की जरूरत है। वो समर्पण नहीं हो सकता आज के जमाने में, तो इसलिए गंभीरता तो कम हुई। लेकिन जो रूप बदला है इसका, जैसे वेब सीरीज शुरू हो गई हैं या OTT हो गया है, ऐसा कुछ, वहां पर झुकाव तो हो रहा है, लेकिन वो अच्छा नहीं हो रहा। उससे रंगमंच, जो हमारा पुराना रंगमंच, जो हमारी जो सब संस्कृति के मुताबिक हम कहें तो अच्छी नहीं है बात, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। युवा बिल्कुल बेकार तो नहीं है इस बात के लिए, लेकिन फिर भी झुकाव तो दूसरी तरफ ज्यादा हो रहा है। तो कुछ ऐसा बताइए, आपने विकल्प से जुड़े से नए कलाकार हैं जिन्हें आपने तैयार किया हो और आपको लगता है कि भाई इन्होंने बहुत अच्छा किया है ना, आपको एक गर्व महसूस होता हो, कोई ऐसे कलाकार बिल्कुल। ग्रूम किए हो आपने? बताएं। मैं आपको बताता हूँ सर कि आलोक जी, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास जो नृत्य के लड़कियां आई हैं, खास तौर पे 60 ईयर अबव की एज की एक मीरा सक्सेना करके लड़की है, अच्छा। लेडी। और इसके अलावा रुनझुन घोष करके एक लड़की है, जो कि 125 सिर पे घड़े रख करके नाचती है, बबाई डांस करती है वो। और लोग, हाँ, बबाई करती है। और उसकी जो मदर है वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी है और कोच भी है। उसने हमारे दोस्त जो बच्चे थे, मीरा जो बबाई डांस किया 125 सिर पे घड़े रख करके, छोटे छोटे घड़े रख करके। और हमारे 2 बच्चे जो थे DAV के, वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हुआ। इस वजह से मैं गर्व महसूस करता हूँ उनके बच्चों के लिए जो मैंने तैयार किए थे। उसके अलावा अभी हम जो नाटक कर रहे हैं उसमें नए लोग लिए जा रहे हैं, जैसे एक जुरानी करके लड़का है। तो इस तरह से कुछ नए कुछ पुराने मिला मिलू के अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा विकल्प जो है, अच्छे नाटक दे सके, अच्छे नृत्य दे सके, अच्छे गीत दे सके। अभी मैंने जगजीत सिंह पर एक उनकी नाइट करनी है। जगजीत सिंह के जो हमारे पास गायक है ना, मेरे अपने गायक, जैसे 3-4 गायक हैं, जैसे ओम गोस्वामी है, प्रमोद गोस्वामी है, ऐसे एक और लड़का है हमारे पास। तो 3-4 लड़के हैं। और एक मेरा स्टूडेंट है USA से आया हुआ है, जहाँ पर पंजाब का। वो बहुत अच्छा बहुत अच्छा गाता है, क्लासिकल गाता है। वो वहाँ प्रोग्राम देता है, स्टेज शो देता है। वो पर चांस आया हुआ, उनका लेकर 29 मार्च को मैं करने जा रहा हूँ एक जगजीत सिंह के नाम श्रद्धांजलि समारोह, स्वरांजलि समारोह। चलिए, उसके लिए सर बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और जगजीत सिंह का प्रोग्राम करें तो हमें भी याद कर लीजिए, हम भी गजल के फैन हैं। जरूर साहब, जरूर। आप, मेरा सौभाग्य होगा, मेरा सौभाग्य होगा साहब। मैं साहब तलब महमूद जगजीत सिंह इनका बड़ा फैन हूँ। हमारे क्या बात साहब, आपको अच्छा लगा, मेरा ऐसा ख्याल है। नहीं, बिल्कुल अच्छा लगेगा सर। तो आपके, आप ये बताइए कि जैसे आजकल रंगमंच और फिल्म अभिनय तो बहुत हो ही गया OTT वेब सीरीज वगैरह में, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? एक्टिंग जब हम स्टेज पे करते हैं और जब हम फिल्म के लिए एक्टिंग करते हैं, तो आपको क्या लगता है बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस तो यही है कि रंगमंच में जो खासियत ये है कि एक्टर को सब कुछ वहीं दिखाना पड़ता है, उसको सब 100% देना पड़ेगा, तभी वो कामयाब होगा। लेकिन फिल्म में तो कहीं भी कट कर दो, कहीं भी कम कर दो, ज्यादा कर दो, आवाज ऊंची कर दो, टेक्निक का बहुत जरूरी हो सकता है। लेकिन रंगमंच में तो जब तक आवाज अच्छी नहीं होती, जब तक हाव भाव अच्छे नहीं देगा बच्चा, कोई भी बंदा, तो काम नहीं हो सकता। इसी रंगमंच का ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। मैं आपको एक, अगर इजाजत दो, घटना सुनाना चाहूंगा। जहाँ पर मैं जब BA फाइनल में पढ़ता था पंजाब में, तो मेरे पास बलराज साहनी आया करते थे। उस तरफ डुड्डी के गांव है जहाँ लाला लाजपत राय का जन्म हुआ था। वहां पर एक नावलकार थे, जसवंत सिंह।
उनके पास वो दोस्त थे, आपस में दोस्त, 1 महीने के लिए आया करते बारात सानी। तो मैंने कॉलेज में बुलाया उनको, उनसे पूछा कि रंगमंच में, वो रंगमंच के साथ जुड़े हुए थे तो बारात सानी, मैंने उनसे पूछा कि कैसे मुश्किल होता है। तो उन्होंने 2 बीघा जमीन का एक एग्जाम्पल दी, मुझे घटना सुनाई कि मैं जब 2 बीघा जमीन का जो टांगा लेकर के भाग रहा था, तो मुझे कहता, जो मेरा निदेशक था वो कहता था कि और भागो और भागो, जब तक खून नहीं निकल आए तब तक उसने मुझे छोड़ा नहीं। यानी इस स्थिति तक साधना की जाती है रंगमंच में। तो यानी खून मांगती है रंगमंच, लेकिन फिल्म में वो चीज नहीं। फिल्म में बहुत सारी चीजें सुरक्षित की जा सकती हैं, ऑलरेडी किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन रंगमंच में सब कुछ अपने ही आप ही देना होता है सब कुछ। तो ये मेरा ख्याल, यही अलग डिफरेंस है सबसे बड़ा। नहीं, सही बात है। और बलराज साहनी तो क्या तो करेक्टर एक्टर थे साहब, क्या अरे क्या बात याद दिला दी, क्या बात। बलराज साहनी के भाई थे भीष्म साहनी, वो भी बहुत अच्छा लिखते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो पंजाब के थे, पंजाब के थे दोनों, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर के थे। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ये बाय द वे जब ये बात चल रही है, तो एनएसडी से जो कलाकार निकलते हैं, इनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, कैसे क्या है? मैं समझता हूँ सबसे बढ़िया निकल रहे हैं जो एनएसडी से निकल रहे हैं, क्योंकि उनको यानी नीचे स्तर तक रह करके, जमीनी स्तर पर रह करके काम करना पड़ता है, और एक्टिंग को की बारीकियों को हर तरह से सीखना पड़ता है। इसलिए वो मैं समझता हूँ कि असली जो रंगमंच है वो नाट्य संस्थाओं से जो प्रशिक्षित होकर के आते हैं, निखर के आते हैं, वो ज्यादा अच्छे होते हैं। मेरा ख्याल तो यही है। अलकाजी का नाम आपने सुना ही है, अलकाजी का क्या बात है साहब। बहुत सारे जितने एक्टर हैं, अच्छे एक्टर जितने भी हुए हैं, वो सब हमेशा एनएसडी से निकले हुए, जो ज्यादा अच्छे लगे आपको। मेरा ख्याल है कि दूसरे इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर भी एक नेचुरल किसी के टैलेंट होता है तो वो आता है, ऊपर आते हैं, बहुत सारे आते हैं लोग, लेकिन फिर भी अगर प्रशिक्षित होगा और नेचुरल भी हो तो मिला के और भी अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए एनएसडी से निकले हुए लोगों को मैं अच्छा समझता हूँ। सही है। अब बलराज साहनी साहब के नाम पे हम एक गाना सुन लेते हैं, कोई उनकी फिल्म का ही, है ना? तो रुक जाते हैं, आपने बात याद दिला दी उनकी। जी जी जी। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ये शौखियाँ ये बाँकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौखियाँ ये बाँकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। तू मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तू मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तो धड़कनों में आज भी
शराबी रंग घोल दे। ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां। ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान। तुझ पे कुर्बान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान। तुझ पे कुर्बान मेरी जान। अब थोड़ा सा इधर आ जाते हैं गोयल साहब। आपकी जो डीएवी कॉलेज के आप प्रिंसिपल भी रहे हैं और इतने विद्वान हैं, तो एक शिक्षाविद और समाज सेवी के रूप में आपकी सामाजिक गतिविधियां रंगमंच से कैसे जुड़ती है? क्योंकि आप सामाजिक गतिविधियों में भी इन्वॉल्व रहते हैं, शिक्षाविद तो हैं ही, आप एजुकेशनिस्ट तो हैं ही, तो रंगमंच भी आप थे। तीनों चीजों को कैसे बैलेंस करते हैं, क्या करते हैं आप? हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी समाज की आवश्यकताएं होती हैं उसके मुताबिक हम थिएटर को करें जी। यानी जब चुनते हैं हम कोई भी नाटक, तो कोशिश होती है कि समाज का कोई ना कोई पहलू छुआ जा सके, उसका उद्देश्य पूरा किया जा सके। इसे जैसे नृत्य नाटकाएं हैं, जैसे मीरा नृत्य नाटका है हमारी। मीरा नृत्य नाटका ने बहुत अच्छा काम किया समाज सेवा के साथ साथ एक यानी बहुत अच्छा उसका प्रदर्शन रहा जी। और उससे जो पैसा कमाया गया वो आगे दिया गया। तो इस तरह से एक तरह का समाज सेवा के रूप में मैं कार्य करता रहा। और हमने एक प्रोग्राम दिया था बाघा बॉर्डर पर, जिसमें मैं नृत्य दिए थे सारे, और थोड़ा छोटा मोटा एक प्ले दिया था। वो बहुत पसंद आया था पाकिस्तानियों को भी। मैं पाकिस्तान भी 3 बार गया हूँ वहां पर, वहां का नाटक देखा। तो वहां सामाजिक सरोकारों को ज्यादा जोड़ते हैं पाकिस्तान वाले। हम भी कोशिश करते हैं, लेकिन पाकिस्तान वाले ज्यादा जोड़ते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बाहर बैठा था, नाटक देख रहा, लड्डू करारे, पंजाबी में था लड्डू करारे। तो वो क्या करते हैं, मुझे उठा लिया जी, पता लग गया कि मैं तो थोड़ा जुड़ा हूँ रंगमंच के साथ। मुझे स्टेज पे ले गए, मुझे अपना एक भूमिका बना दी उन्होंने, मेरी एक पात्र बना दिया इमीडिएटली उन्होंने। इस तरह के कार्य करने से समाज को जोड़ना और भी आसान हो जाता है। तो इस तरह से नाटक के तौर पे मैं ये कर पाया हूँ। थोड़ा बहुत समाज सेवा का काम भी करता रहा। जैसे आपको बताया कि मैंने 5 लाख रुपए कमाए और वो आगे बांट दिए, तो बांटने में मजा आता है साहब। जैसे ये दान की तो प्रवृत्ति आप में शुरू से ही है ना, अपने फादर से आपने लिया है, आप भी करते ही है। नहीं तो पाकिस्तान का किस्सा आपने अच्छा सुना है, वाघा बॉर्डर पे भी आपने प्ले किया है क्या? श्रोताओं मतलब पंजाब में बिल्कुल सही बात है। वहाँ पाकिस्तान में पंजाबी लैंग्वेज ज्यादा यूज आती है नाटकों में भी। और पंजाबी लैंग्वेज ही थी। कठपुतली नाटक एक बहुत अच्छा था मेरा पंजाबी प्ले, जो कपूर सिंह कुंभन का लिखा हुआ है। तो इस तरह से पंजाबी प्ले भी बहुत किए मैंने, लेकिन हिंदी प्ले ज्यादा किए हैं। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा शौक है, पाकिस्तानी जो टीवी ड्रामाज आते हैं मैं यूट्यूब पे काफी देखता हूँ, बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। एक वो तो शरण सिंह एक अमृतसर में एक बंदा था जी, ही इज डेड नाउ। ही इज ए वेरी गुड नुक्कड़ नाटक। मैं एनएसएस के नेशनल सर्विस स्कीम के कैंप लगाया करता था एज ए टीचर। तो वहां पर मैं उनको बुलाया करता था। वो सिर्फ आने जाने का खर्चा लिया करते थे मुझसे 500-700 रुपए। और वो यानी समाज की जो असलियत है उनके ऊपर नाटक किया करते थे। और वो गांव में 10-10 हजार की गैदरिंग को एड्रेस कर देते थे। और एक बार तो हमारा ऐसा हुआ कि लाइट चली गई, तो हमारे चारों तरफ ट्रैक्टर थे खड़े। मैंने कहा ट्रैक्टर की लाइट जगा लो गई, ट्रैक्टर की लाइट जगा के भी हमने प्ले किया। तो ये सामाजिक सरोकारों का बहुत अच्छा मैं तरीका बनाया था। नेशनल सर्विस स्कीम के हर कैंप में उनको बुलाया करता था और कैंपों में प्रोग्राम किया करता था। नाटकों के द्वारा 3-4 नाटक करते थे। वो 3 घंटे का प्रोग्राम होता था, बहुत अच्छा होता था। इस तरह से सामाजिक सरोकारों के काम वही
अगला प्रश्न भी यही था कि आपको लगता है कि थिएटर समाज परिवर्तन का प्रभावी माध्यम है? जी बिल्कुल नेचुरली बिल्कुल। आपने नुक्कड़ माध्यम के से बता ही दिया कि अगर हम करें तो जुड़ हाँ। सकते हैं। जी तो जी चलिए, समाज और थिएटर का ये जो संबंध है, इस पे रुक के हम एक कोई गाना सुन लेते हैं। जी और जी। करीब करीब हम बकौल अमीन सयानी आखिरी पायदान पर आ गए हैं, और इसके हाँ। बाद में बस एक दो प्रश्न और है, फिर अपन समाप्त करेंगे। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई तू जहां आया है वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गांव नहीं, कुछ नहीं, बस्ती नहीं, रास्ता नहीं, दुनिया है। और प्यारे दुनिया ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, खरे को भी, खोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई गिरने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर तो जब तक न खाएगा, पास किसी गम को न जब तक बुलाएगा, जिंदगी है चीज क्या नहीं जान पाएगा, रोता हुआ आया है रोता चला जाएगा। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई क्या है करिश्मा, कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है। कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है? माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई गोयल साहब, आप अपने लंबे अनुभव के आधार पर अब युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर उन लोगों के लिए जो अब रंगमंच पे आना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? उनके लिए मैं 4 लाइनें बोलना चाहूंगा सर। अरे वाह, स्वागत है। इसके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि हजारों मुश्किलें हैं इंसान के आगे, सब गुबारा है मुझे ईमान के आगे, रोशनी कहीं बदनाम ना हो जाए इस डर से, रख दिया मैंने दिया तूफान के आगे। वाह, बहुत सुंदर सा, वाह।
तो मुश्किलें हमेशा आती हैं इंसान के आगे, और जो दृढ़ संकल्प होते हैं वही लोग रंगमंच में आ सकते हैं। और युवाओं को मेरा संदेश है, अगर रंगमंच पे आना है तो दृढ़ संकल्प होकर के, जुनून को साथ लेकर के, अपनी हर चीज को भूल करके अनुशासन को अपनाते हुए अगर आप आ सकते तो आना चाहिए, नहीं अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर रंगमंच जो है आपका परिश्रम मांगता है। रंगमंच आपके लिए सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन बाद में देता है, पहले लेता है। आप क्या दे सकते हो, वो देने वाली प्रवृत्ति अगर होगी, चाहे अपना समय देना रिहर्सल के लिए, समय देना, और उसके अलावा सब कुछ दे देना अपने आप को, यदि दृढ़ संकल्प होकर के कार्य करोगे तो रंगमंच और भी उभरेगा और नए कलाकार भी आएंगे, नए युवा जुड़ेंगे। युवाओं के लिए मेरा यही है कि मुश्किल हमेशा आती है, मुश्किलें हमेशा आएंगी, लेकिन उसको सामना करना जरूरी है। हर बाधाओं का जो सामना अगर करता है इंसान, वही कामयाब होता है। संघर्ष के बिना जीवन नहीं है कि लहरों से लड़ो, तूफानों से जूझो, क्या चलते हो किनारे किनारे, किनारे किनारे चलने से कुछ नहीं होता। संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष के बिना कुछ नहीं हो सकता। अच्छा गोयल साहब, मुझे अभी ऐसे बैठे बैठे ख्याल आया कि आप इतने बड़े स्टेज के आर्टिस्ट हो, हमने आपसे कोई डायलॉग नहीं सुना। तो तो मैं, ये तो बड़ी हमारी तरफ से गलती हो जाएगी। नहीं, आपके इतने प्ले आपने किए, कोई अगर आपका मन हो, कोई मैंने एक डमरूनाथ एज ए स्टूडेंट मैंने डमरूनाथ प्ले किया था, जिसमें वो जो ओझा होते हैं उसका रोल अदा किया था मैंने। अच्छा। तो उसका मैं एक डायलॉग सुना देता हूँ। सुना दीजिए। जय काली काली महाकाली, ब्रह्मा की पुत्री इंद्र की साली, जा बैठी पीपल की डाली, पलट तेरा ध्यान किधर है। जब पलट तेरा ध्यान किधर है बोलता था, मैं चिमटे के साथ खड़काता था, तो कई बच्चे उठ जाते थे, नींद से उठ जाते थे। तो अब तो 80 साल का हो गया मैं, उतनी आवाज में वो दम नहीं रहा, लेकिन वक्त था जब दम था। नहीं, आपकी आवाज में अभी भी दम है। और 80 साल पे आपका स्टेज के प्रति पैशन जो है, मतलब अच्छे युवाओं को शर्मसार कर दे, मैं तो ये कहूंगा सर। मतलब मेरे को तो बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है। आप हैं, अमिताभ बच्चन हैं, वो 83 इयर्स पे भी देखिए क्या केबीसी ऑर्गेनाइज करते हैं। क्या मुकाबला नहीं हो सकता जी। तो मतलब ऐसे लोग विलक्षण होते हैं, शताब्दी के लोग हैं वो तो साहब, शताब्दी के लोग हैं साहब, मतलब विलक्षण हैं। इस उम्र को जैसे रोक रख के रखा हुआ है, कमाल है। जी। और वही जोश, वो जोश पूरा दौड़ के आते हैं अभी भी केबीसी के अंदर, आप देखिए। हाँ बिल्कुल, कभी चल के नहीं आएंगे, दौड़ के आएंगे। दौड़ के आएंगे, मतलब कभी आप उनको ढीला डाला नहीं। मैं भी 80 साल की उम्र पे भी थिएटर कर रहा हूँ, तो यही कारण है कि इन लोगों का ही प्रेरणा मिलती है हमें, अमिताभ बच्चन जैसे लोगों से, नहीं तो कैसे आदमी बढ़ पाएगा आगे के लिए। आपको सलाम है सर हमारी तरफ से, हम तो यही कहते हैं। मैं जिंदगी के रंग गीतों के संग के दर्शकों का और खास तौर पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे सुना और मेरे कुछ बातों को ध्यान में रखा होगा। ऐसा मेरा ख्याल है कि इसका शायद कोई फायदा हो सके, तो मैं बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। नहीं सर, अभी अपन समापन करते हैं। तो गोयल जी, आपसे बातचीत सचमुच एक प्रेरणादायक अनुभव रहा। आपने जिस सादगी, स्पष्टता और आत्मीयता से अपने जीवन के अनुभव साझा किए, उसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। आपकी यात्रा हमें सिखाती है कि मंच केवल रोशनी और तालियों का नाम नहीं, बल्कि वह एक साधना है, समर्पण की, संस्कारों की और प्रति जिम्मेदारी की। विकल्प जैसी संगठन के माध्यम से नई पीढ़ी को दिशा देना और बदलते दौर में भी रंगमंच की ज्योति को प्रज्वलित रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है। हम आशा करते हैं आपकी ये ऊर्जा और प्रेरणा आने वाली पीढ़ियों तक यूं ही पहुंचती रहे। आपने आज हमारे लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मेरा जिंदगी के रंग गीतों के संग कार्यक्रम के लिए सलाम। आज के लिए इतना ही। मैं हूं आलोक कुमार, आप सुन रहे हैं जिंदगी के रंग गीतों के संग। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ। नमस्ते। मगर अब जो आना तो धीरे से आना। और दोस्तों, इसी के साथ
आज के इस खूबसूरत सफर को बस यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज की बातचीत और गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको कुछ नया सोचने की प्रेरणा दी होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान, एक नई कहानी और नए गीतों के साथ जिंदगी के रंग गीतों के संग के इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। तेरा रूप है ये तेरे आंगन में, तेरे दामन में, ओ तेरी आंखों पे, तेरी पलकों पे, तेरे कदमों में इसको बिठा के जीना है, जीना जीना जिंदगी, जिंदगी हो जिंदगी। मेरे घर आना आना जिंदगी, जिंदगी मेरे घर आना।